अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरूक सेल गोइंदी और आज ये मैं पहला तजुर्बा कर रहा हूं लाइव जाने का यूट्यूब पे। और इसलिए कर रहा हूं कि मैं यूट्यूब पे समझता हूं कि आपकी रीच दुनिया तक डायरेक्ट होती है। और मैं ये दोस्तों को बता दूं कि मैं फेसबुक के ज़माने से पहले भी अखबार टीवी से ताल्लुक़ रहा है, सोशल मीडिया के ज़माने से भी पहले, बल्कि प्राइवेट मीडिया होने से भी पहले। तो मेरे लिए ये नया नहीं है, लेकिन ये मौजू मैंने इसलिए चुना कि इस मौजू के साथ मैं कुछ और चीज़ें भी शेयर करूँगा जो मैं आइंदा करना चाहता हूँ आप दोस्तों की, जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, जो मुझे देखना पसंद करते हैं, मेरी बातों को इख्तलाफ के साथ सुनना पसंद करते हैं। आपके मशवरे से मैं यूट्यूब पे आते रहने की कोशिश करूँगा। और मैं ये भी बता दूं कि यूट्यूब अकाउंट मैंने आज से 12 साल पहले बनाया था, 2008 में। तो मैं अपने तजुर्बात शेयर करूंगा, जो हम सोशल मीडिया से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, जो पहले मेन स्ट्रीम मीडिया जब प्राइवेट हुआ तो उससे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो ये बातें मैंने इसलिए करनी हैं कि मैं ये समझता हूं कि हमारे यहाँ ये तस्वर कर लिया गया था 2002 में, जब प्राइवेट चैनल आए कि पाकिस्तान अब तरक्की कर जाएगा। लोगों ने देखा कि बड़े बड़े लीडर, रिटायर्ड जर्नल, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, एंकर, खुली बात हो रही है। और मुझे लोग कायल करते थे बड़े बड़े कि अब पाकिस्तान एक नई नहज पर जाएगा। प्राइवेट मीडिया के आने के बाद 100 से ज़्यादा चैनल हुए, तो हमने देखा कि क्या हशर हुआ। क्या पाकिस्तान में जमहूरी हकूक़ ताकतवर हुए? क्या पाकिस्तान में अवामी हकूक़, क्या पाकिस्तान में इंसानी हकूक़, क्या पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़, रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, रोज़गार क्या मजबूत हुआ? क्या पाकिस्तान में अवामी हुक्मरानी मजबूत हुई? क्या पाकिस्तान में लोगों की आवाज़ मजबूत हुई? वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, किताब हो, नहीं हुआ। फिर लोगों ने ये समझा कि सोशल मीडिया बहुत ताकतवर चीज़ है और सोशल मीडिया से समाज तरक्की कर जाएगा, कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ फिर एक बात, इस पर मैंने लिखा था, कहता चलूँ कि जब टेक्नोलॉजी पसमानदा समाज में आती है, जहाँ पे लिटरेसी रेट कम हो और जो तालीम हो वो भी पसमानदा हो, तो जो टेक्नोलॉजी है वो उस समाज को और पसमानदा कर देती है। यानी कि अगर आप जहालत को इन्हेंस करना चाहते हैं तो ये जहालत को इन्हेंस हो रही है। तो मैं जो अपना पहले तजर्बा आपसे शेयर करूँगा, मैंने 2008 के बाद अपने पाकिस्तान टेलीविज़न के वो प्रोग्राम अपलोड किया और बड़ा मुश्किल था। उसको 15 मिनट से ज़्यादा आप अपलोड नहीं थे कर सकते, कंप्यूटर बड़े बैकवर्ड थे और बड़ी देर लगती थी। तो मैं ये समझता था कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचाऊंगा, लेकिन हमने देखा कि उसको कोई इतनी पजीराई नहीं मिली। और मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से दिल बर्दाश्ता हुआ कि वहाँ पर हम कहते हैं जी कॉर्पोरेट मीडिया है, सरमायादारों का मीडिया है, हुक्मरानों का मीडिया है। तो मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि सोशल मीडिया पे इल्म की, अक्ल की, मालूमात की, इल्म की बात चलेगी। लेकिन मैं आपके साथ जो अपने तजर्बात शेयर करूंगा वो ये है कि सोशल मीडिया पे मसलन मैं आपको एक बात कहता चलूं, पाकिस्तान के अंदर लोगों ने ये यकीन कर लिया है, इस सोशल मीडिया के जो ब्लॉगर्स हैं, जो सोशल मीडिया पर नमूदार होने वाले दानिश्वर हैं इन्वर्टेड कोमा में, कि तुर्की में 2023 में सल्तनत उस्मानिया बहाल हो जाएगी। अच्छा, तुर्की में ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं, ऐसा कोई जिक्र ही नहीं, ऐसी कोई बहस ही नहीं, ऐसा कोई इख्तलाफ और इत्तेफाक ही नहीं। तुर्की 2023 में अपनी 100 साला आज़ादी की जंग और रिपब्लिक डे मनाएगा, जो 1923 में अतातुर्क ने एक नई रियासत बनाई, और अतातुर्क तुर्की में मकबूल तरीन लीडर है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे सेंसेशनल वीडियोस बनाई, पहले तो उन लोगों ने बनाई जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं थे, और वो बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर्स बनकर आए, टाइयाँ शाइयाँ पहनकर, किताबें पीछे रख कर कि जनाब मैं आपको माहिदा लुज़ैन बताऊंगा, मेरे पास खुफिया खबर है। और लोगों ने इस पर यकीन किया, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने। और इसके बाद सैकड़े लोगों ने ये इस मौजू पर क्लिप बनाए, और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े एंकर आ गए, उन्होंने भी यही मौजू लिया। तो मैंने देखा कि जो मैं इल्म, मालूमात, ज़मीनी हकायक जो तुर्की में हो रहा है
اس کی بات کی ہے اس کو چند ہزار یا چند سو لوگ سنتے ہیں. لیکن اگر میں جھوٹ بولوں, اگر میں یہ کہوں کہ ترکی جو ہے وہ پورے یورپ پر انشاءاللہ تعالی فتح پا کر قبضہ کر لے گا اور ساری سلطنت عثمانیہ بحال ہو جائے گی, تو لوگ سنیں گے. یہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اسلامی حوالے سے اور میڈیا ایتھکس کے حوالے سے گمراہ کرنا میں انٹلیکچوئل کرائم سمجھتا ہوں. تو ہمارے ہاں ایسے ہی میں نے کئی موضوعات پر بات کی. پھر دوسری بات کیا ہے, پاکستان کے اندر ہمارے لوگ, میں کہتا ہوں ہم لیڈروں کو کہتے ہیں برے ہیں, ہم جرنیلوں کو کہتے ہیں, ہم ججوں کو کہتے ہیں, ہم حکومت کرنے والوں کو کہتے ہیں, لیکن ہم بھی وہ سننا چاہتے ہیں جو ہماری پسند کا ہو. مثلا میں اگر ایک انالیسز کروں, عمران خان کی کسی پالیسی پر تنقید کروں, تو وہ دھڑا بڑا خوش ہوتا ہے جو نون میں ہے, یا میں نون پر تنقید کروں تو عمران خان. یعنی ہم کوئی آزاد بات نہیں سننا چاہتے, ہم کوئی ایسی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. سائیکولوجیکلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کے عوام کے غربت کو, پاکستان کی ریاست کو ایک ترقی یافتہ ریاست بنا دے اور عوام کی غربت ختم کر دے, تعلیم عام کر دے, ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ عمران خان بڑا خوبصورت ہے, عمران خان کے پاس جادو کی چھڑی ہے. ہم یہ سننا چاہتے ہیں نواز شریف بڑا مظلوم ہے. ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ مریم بس اب لیڈر جنم اس کا ہو گیا, 50-60 سال وہ تو گھر بیٹھی رہی, لیکن اب ان کو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات کوئی ایسی ان پر مہربانی کی ہے کہ وہ قوم کو نجات دہندہ ہے. اسی طرح بلاول بھٹو, اسی طرح آصفہ بھٹو. یعنی کہ اگر یہ میں باتیں کر رہا ہوں تو لوگوں کو دکھ ہو رہا ہوگا اس بات کا, اور میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا, میں رائے دے رہا ہوں. میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان میں آرٹیکل 25A کو نافذ کیا جائے کہ جو تعلیم ہے, آئین کہتا ہے انسانوں کا, پاکستان پر بسنے والے تمام انسانوں کا, پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے, اس کو کوئی نہیں سنے گا. یا انڈیپینڈنٹ انالیسز, میں نے ایسا ایک بلاگر دیکھا جو لاکھوں جس کے فالوور ہیں, اس نے کیا کیا, وہ عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں. مثلا ان لوگوں کو بڑا سنتے ہیں. عمران خان امریکہ کے کامیاب دورے پر روانہ ہو گئے, اقوام متحدہ میں تقریر کی, کمال کر دیا, کمال. اچھا کانٹینٹ کچھ نہیں ہے. تو میں جو بات کروں نہ علم ہے نہ معلومات ہے. اب سوشل میڈیا پہ میں تو ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا, سوشل میڈیا میں دیکھتا ہوں کہ اپنی سوسائٹی کو جاننے کے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. مثلا ایک لڑکی ہے پاکستان میں جو کبھی وزارت خارجہ کے دروازوں کو ٹھوکرے مار کر داخل ہوتی ہے, اور کبھی وزیروں کے کمروں میں داخل ہوتی ہے, کبھی دبئی کے شیخوں کے پاس پتہ نہیں کیا کرنے جاتی ہے. کیا یہ کسی مہذب معاشرے میں ہو سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ مسلمانوں کی دنیا نہیں ہے؟ اب اس لڑکی نے ایک مولانا کے ساتھ جو ویڈیو بنائی, اس پر پاکستان کا ایک ٹیلی ویژن بول پر میں دیکھ رہا تھا, اور لڑکی ایسی خام خواہ جو اینکر تھی یوں کر رہی تھی, توبہ توبہ. پھر کہہ رہی تھی بتائیں مولانا کبھی نے آپ سے اور کیا مانگا. اب یہ جو جملے تھے یہ ہم مرد اپنی محفلوں میں نہیں بولتے, اور وہ ٹی وی اینکر کہہ رہی تھی ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں. اور وہ لڑکی جو ہے, وہ جو ٹک ٹاکر ہے, وہ بڑی مہذب بننے کی کوشش, میں جی اینکر ہوں, میں نے مولانا کبھی کو خود بلایا, میں نے 50,000 روپے دیا. جب کس لیے بلایا, کس مال سے آپ نے بلایا, آپ کو کس نے اینکر بنایا؟ اور پھر بول ٹی وی میں نام لوں گا, اور وہ لڑکی صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں. یہ صحافت نہیں ہے, اور وہ کانوں کو خام خواہ ہاتھ لگا رہی ہے. اب کیا یہ ایسی چیزیں یورپ میں, وہاں تو براتھل ہاؤس ہوتے ہیں ایسے کاموں کے لیے, پیگال ہے پیرس میں ایسے کاموں کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے. ان کے لیے ٹیلی ویژن, سکرین, سوشل میڈیا ممنوع ہے وہاں پر ایسی چیزیں کرنا جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ یورپ بڑا آزاد ہے. آزاد انسانی فکر سے ہے, آزاد انسانوں کے حقوق کے حوالے سے ہے. تو ہمارا سوشل میڈیا اس سوسائٹی کو مزید جہالت, ولگیرٹی, گمراہ کرنے کے کام آ رہا ہے. میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں, کہہ رہا ہوں کہ ہمارے میڈیا پر علم کی بات, ہمارے میڈیا پر معلومات کی بات, یعنی کہ سوشل میڈیا پر نہیں. یہاں پر سکینڈلز ہیں. مثلا ان کی سب سے پہلے سرخی ہوتی ہے فلاں نے آج فروخ سیل گوئندی نے بات بتا دی اندر کی. اچھا بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. میں بڑے بڑے اینکروں کو نام نہیں لوں گا, کیا بتاؤں میں, اتنے بڑے اینکر ہیں, آتے ہیں, چلے ان کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے, ان کی اردو ٹھیک نہیں ہے, ان کی انگریزی بہت اچھی ہے یا انگریزی نہیں ٹھیک, کانٹینٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. لگے ہیں, ہم آپ کو بھی بتائیں گے. میں معذرت کے ساتھ, کبھی آپ داتا صاحب گئے ہیں
दाता साहब जाएं, वहां सांडे का तेल बेचते हैं, सांडे का तेल बेचने वाले ने 500 बंदे को खड़ा किया होता है और वो अजीबो गरीब पहले इधर उधर की बातें, एंड पे वो एक शीशी निकालता है। तो सांडे का तेल बेचने वाले इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। ये मेरी सरजमीन से जुड़ी बातें हैं। ये सांडे का तेल वाला कैरेक्टर इस सोसाइटी का कैरेक्टर है, ओरिजिनल कैरेक्टर है, वो मेहनत कश है। तो मैं जो बात कर रहा हूं कि अब वो मुझे भी कहा जाता है जी आप बस ऐसे करें, सनसनीखेजी करें सोशल मीडिया पे। अब मैं मसलन एक सनसनीखेजी करूं कि वैक्सीन जो सी है इसराइल ने बना दी है और वो वैक्सीन जो सी है मुसलमानों को लगेगी और मुसलमानों का पता नहीं क्या हो जाएगा। इस किस्म की कॉन्स्पिरेसी की बुनियाद पर, झूठ की कॉन्स्पिरेसी की बुनियाद पर, यानी कि इसको पजीराई नहीं है कि इसराइल ने यह कहा है कि मैं फलस्तीनियों को वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि फलस्तीनी बेचारे उनके रहमो करम पर हैं, ढूंढ के एक ऐसी साजिश बनाएंगे जो झूठ की बुनियाद पर होगी। ये सोशल मीडिया है। यहां पाकिस्तान के आप मीडिया को जरा ईमानदारी से, मैं बहुत सीरियस अदब के साथ कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के जरा आप अखबारात निकाल लें कि पिछले 15 सालों से पाकिस्तान का मीडिया, मेन स्ट्रीम का मीडिया हो या अब सोशल मीडिया, खवातीन के स्कैंडल्स पर है। वो किसी की शादी पर है, उसकी तलाक पर है, किसी की गर्लफ्रेंड दुबई पैसे ले जा रही थी, उसकी जमानत पर है, उसका मुकदमा जीतने पर है। दूसरी कोई कहती है कि मेरे से फलां लीडर शादी करना चाहता था, मुझे धोखा हुआ। अच्छा, सबको आप देखें कि कोई भी, मैं अब यहां पर जब खवातीन की बात, मैं खुद एक प्रोग्रेसिव आदमी हूं, लेफ्ट का आदमी हूं, मैं फेमिनिज्म का अमली हामी हूं, मैंने डंडे खाए हुए हैं 1986 में लाहौर में जो बड़ा जुलूस जिसमें जालब साहब को भी डंडे पड़े थे। लेकिन अब बताएं, क्या ये जो रहीम शाह है इसकी अगर हमायत करने से फेमिनिज्म मजबूत होता है तो क्या पाकिस्तान की खवातीन की रोल मॉडल ये टिकटॉकर हो सकती है? तो आप देखें कि हम क्या करें। एक और टिकटॉकर हैं माशाल्लाह जिन्होंने सोने का हार पहना हुआ था और मेरे दोस्त रिपोर्टर ने बताया कि वो हार भी जाली है। वो उस तुगरल को जो करेक्टर था एक ड्रामे में आलतिन, उसको जनाब ऐसा पाकिस्तान में लेके आया और उसके मुझे आज तक नहीं पता उसका ब्रांड क्या है। वो तुगरल साहब जो एक्टर हैं वो तो बेचारे घोड़ों पे और तलवारें चलाने की ट्रेनिंग लेने काज़ाकिस्तान गए थे, किसी को पता ही नहीं है कि तुर्की में कौन सी तोपें तलवारें चलती हैं, ये तो मुसलमानों का जदीद मुल्क है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं उस टिकटॉकर पर, वो क्या नाम है, काशिफ साहब, उन्होंने एक शेर बिठाया हुआ था और मैं तो कहूंगा, मैं उसको शाबाश देता हूं कि उस टिकटॉकर ने जिस पर लातादाद मुकदमात है, तो कहता क्या हुआ, मुकदमे तो होते हैं और फ्रॉड के मुकदमे हैं। वो उस हीरो को जो लोगों का ड्रामे या फिल्म का हीरो नहीं, लोगों की फिक्र मुस्तकबिल का हीरो बन गया था कि इस्लाम की निश्चित सानिया हो जाएगी। साल पहले किसी को तुगरल का नाम नहीं आता था, अव्वल तो तुगरल नहीं है अर्तुगरल है, लेकिन उस एक्टर को हीरो समझ लिया असली। और मैं कुर्बान जाऊं उस काशिफ जहीर, क्या नाम है उनका, कि वो जो घोड़ों पर मसनूई एक किस्म के ड्रामाई अंदाज में घोड़ों पर बैठता था, मैं उसकी वीडियो देख रहा था, वो हैरान हो रहा था। उसके पांव में पाकिस्तान के एक टिकटॉकर ने जो फ्रॉड की बेस पर मशहूर है हर जगह, उसके पांव में शेर बैठाया हुआ है। तो ये चीजें मकबूल हैं हमारे सोशल मीडिया में। हमारे सोशल मीडिया में और क्या मशहूर है, बड़े घर, ऐसे प्रोग्राम है जी, फला बंदे का बड़ा घर आज आपको दिखाएंगे। अच्छा, वैसे कहेंगे लोगों, ये मीडिया वाले भी और सोशल मीडिया वाले भी बड़े मुबल्लग बनेंगे, बड़े अजीम बनेंगे, लेकिन जब प्रोग्राम करते हैं अंजा आपको हम बड़े गुलूकार का बड़ा घर दिखाएंगे, बड़े एंकर के जहाज दिखाएंगे। बाबा, ये रोल मॉडल नहीं होते समाज के, किसी महज़ब तरक्की याफ्ता सिविलाइज्ड समाज के ये रोल मॉडल नहीं होते। आप दिखाएं कि बड़ा आदमी छोटे घर में रहता है, ये खबर है। बड़ा आदमी इल्म और फिक्र से जो बड़ा है, जो अपनी कंट्रीब्यूशन से बड़ा है, वो छोटे घर में रहता है। यहां चलो कोई खुशहाल आदमी छोटे घर में रहता है, ये नौ दौलतियों के घर दिखा रहे हैं, बातें हम बड़े, और सारे एंकर मजबूर, किस बात की मजबूरी है? मेरे पास तो नहीं मजबूरी, मैं तो छोड़ के आ गया। ये मजबूरियां नहीं है।
सोसाइटी को तबाह करने में मैं समझता हूं जितना रोल मेन स्ट्रीम मीडिया का था उससे ज्यादा 1000 टाइम्स ज्यादा सोशल मीडिया का है। हम अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है अपने पैसे कमाने के लिए कुछ झूठ भी बोल देंगे, चूहे पका के भी आपको दिखा देंगे, खाम स्टोरियां बना देंगे, फलां से चूहा निकल आया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको सादत हसन मंटो तो बड़ा पसंद है, लेकिन उस जैसी बातें अगर कोई सच कहे वो नहीं पसंद तो वो भी नहीं था उस वक्त जब वो कह रहा था। जब वो मर गया 70-80 साल बाद आपको पसंद आया। तो ये जो समाज है, ये हमारा समाज पहले तैयार करना है, सच सुनने के लिए तैयार करना है। इस समाज को तैयार नहीं होगा जब तक तालीम नहीं हो। कुछ कर लें, सड़क बना लें, ऑरेंज लाइन ट्रेन बना लें, पुल बना लें, फ्लाईओवर बना लें, ऊपर से पुल बना लें, नीचे से पुल बना लें, आप चाइना की ट्रेन ले आए, कुछ ये तरक्की नहीं है। आपने देख लिया ऑरेंज लाइन ट्रेन में लोग झूले ले रहे हैं, सैर कर रहे हैं। तो मैं ये कह रही कंपैटिबल नहीं है ना, ये कंपैटिबल तरक्की नहीं है, ये कंपैटिबल तरक्की नहीं है। आपस में इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। तरक्की होती है जब फिक्र से, मसलन ये हमारा कल्चर बन गया है कि छोटा सा 5 मरले का घर है, हम सुजुकी गाड़ी ले सकते हैं, इससे ज्यादा मेरी इस्तात नहीं है, लेकिन करोला ले लूंगा। ये है वो जवाल। इसीलिए हमारी सोसाइटी बातें करती है। मैं इसीलिए कम बातें करने के लिए कि मैं भी ये ना हर वक्त मीडिया पे, मुझे भी बड़ा मशवरा देते हैं जी रोज आप सोशल मीडिया पे आया करें, रोज बात किया करें। मैं क्यों क्या करूं रोज बात? मैं इसलिए बात ये ऐसी तल्ख बातें आज पहली दफा शेयर की और लाइव आके की हैं कि हमारा सोशल मीडिया इन्हेंस कर रहा है जहालत को। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जब टेक्नोलॉजी, खरीदी हुई टेक्नोलॉजी, ये सारी, ये कैमरा, ये माइक, ये जितना सारा निज़ाम है, ये 4G, ये 5G, ये हमारा कुछ नहीं है इसमें। हम ऐसी हर चीज़ का कहते हैं एशिया की हर बड़ी कोई 2 नंबर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है तो उसको एशिया की बड़ी कह देंगे, और ये नहीं पता कि जापान भी एशिया में है, रूस भी एशिया में है, जनूबी कोरिया भी एशिया में है। इतने इतने बड़े मुल्क हैं जहां ये बनता है और हम इसको हमने देखा कुछ नहीं ना। हमारा विजन कोई नहीं, हमारा व्यू कोई नहीं है, पर्सपेक्टिव हमारा बड़ा वीक है अपनी दुनिया के बारे में। तुर्की का भी पता चला है, अभी ये हक्का बक्का हुए मैं तुर्की को। तुर्की में पिछले 40 साल से देख रहा हूं ऐसी तरक्की याफ्ता था हम अपने जमाने के मुताबिक। तो जो मैंने कहा कि हमारा जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया तबाही की तरफ लेके गया, लोगों को इल्म की बुनियाद पर या मालूमात की बुनियाद पर बात नहीं करने के बजाय सेंसेशनल बुनियादों पर सोशल मीडिया उससे 1000 टाइम्स ज्यादा तबाही की तरफ ले जा रहा है। चूंकि जैसे मैंने अर्ज किया था कि जब खरीदी हुई टेक्नोलॉजी एक पसमानदा समाज के पास आए तो वो और पसमानदा कर जाती है। फिर आपके ये टिकटॉकर हीरो हैं, आपका कोई स्कॉलर हीरो नहीं है, हमारा कोई फिलासफर हीरो नहीं है, हमारे हीरो कौन है? कोई बड़ी कड़ाई वाला बड़ा मशहूर है, उस पर प्रोग्राम हो रहे हैं जी, बड़ी कड़ाई बिकती है, 2000 बंदा, अच्छी बात है, खबर दें। ये दुनिया सारी में इससे ज्यादा कुछ होता है, ऐसे नहीं है। हमारी सोसाइटी का जवाल ये है कि हमारे हीरो मैं माजरत के साथ वो लोग बनते जा रहे हैं जो सोसाइटी के विलन होते हैं। डॉक्टर अनवर सजाद मेरे दोस्त थे, बहुत बड़े ड्रामा राइटर थे, टीवी के नावल अफसाना नगार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, नावल नगार थे। 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। मैंने एक दिन उनको कहा हमारे यहाँ तो अंधों में काना राजा, उन्होंने कहा नहीं गोविंदी, अंधों में अंधा ही राजा है। अब तो हमारी सोसाइटी का जो विलन है वो भी हीरो है, असल में हमारा विलन ही हीरो है। तो मैं ये आपके साथ ऐसी चीजें शेयर करूंगा जो नॉलेज की बेस पर हो। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता, मैंने अपने जिनसे मैंने सीखा, एक मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मेरे सैकड़ों उस्ताद हैं, मैं सच कह रहा हूं कि मैं ऐसी कोई बात अपने लोगों को, सुनने वालों को, पढ़ने वालों को शेयर करने से इज्तनाब बरतता हूं जिसके बारे में मुझे तस्दीक ना हो, वो खबर के हवाले से हो, वो इल्म के हवाले से हो। तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, अपने एनालिसिस भी कुछ शेयर करूँगा पूरी दुनिया के हवाले से जो मेरी दिलचस्पी है, मिडल ईस्ट के हवाले से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से, टर्की के हवाले से और दुनिया की सियासत के हवाले से। दूसरी मैं आपको अपने सफ़रों में साथ रखूँगा जो मैंने सफ़र किए, उनकी मेरे पास बड़ी वीडियोज़ हैं। मैं पिछले बचपन से सफ़र कर रहा हूँ और मैं अक्सर कहता हूँ मैं अगर सिर्फ तुर्की के सफ़र ना करता, तुर्कों को,
ترکی کی تاریخ کو جاننے کے لیے تو میں ڈیفنس میں 3 گھر بنا سکتا. یہ میں کوئی سیر سپاٹا کرنے نہیں جاتا. اور جو میں نے 100 ممالک دیکھے وہ میں سیر سپاٹا کلبوں میں نہیں تھا گیا. میں بڑے بڑے دنیا کے لنگوسٹ کو ملا. اس کو ملا فن لینڈ میں جو ہماری انڈس ویلی سیولائزیشن کے ٹرانسکرپٹ کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش جس نے پوری عمر لگا دی، آسکو پرپولا. تو کیا یہ عیاشی ہے یا سیر سپاٹا ہے؟ میں کباب کھانے نہیں گیا کسی استنبول میں، جی اتنے فٹ کا کباب وہاں بکتا ہے. یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ نے استنبول ابھی دیکھا، آپ کبھی تہران دیکھ لیں تو آپ اور بھی حیران ہو. پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی کائنات خوبصورت ہے. میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں، یہ بکھری ہوئی باتیں، کہ میں آپ کے ساتھ ورلڈ پالیٹکس، انٹرنیشنل پالیٹکس، مڈل ایسٹ میری خاص دلچسپی کا موضوع ہے. ٹرکی تو میرا بہت انٹرسٹ ہے، اس پر لکھنا، پڑھنا، بولنا، اس کے بارے میں اور اپنی جہاں گردی کے بارے میں میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا وقتاً فوقتاً، اور اس کا کوئی سسٹم بناؤں گا. مجھے آپ فیڈ بیک ضرور دیں. آج کل میں ایک بہت اپنی زندگی کی اہم کتاب تقریباً مکمل کر چکا ہوں. اس کتاب کا نام ہے میں ہوں جہاں گرد. یہ میں نے سوچا تھا کہ اس کو زندگی کا خواب تھا. 1983 میں لاہور سے $300 لے کے نکلا. اس وقت بھی اس ٹور کے لیے کم از کم $1,500 چاہیے تھا. میں ایک ٹائم کی روٹی کھاتا تھا اور سفر کرتا تھا. بس اڈوں پہ سویا، ٹرینوں کے اسٹیشنز پہ سویا. $300 سے میں لاہور سے یورپ تک گیا، ایران گیا، ٹرکی گیا، بلغیریا گیا. اس کے اندر کمیونزم دیکھا میں نے. ایران کا خمینی کا ایران دیکھا. کنان ایورن نے مارشل لا لگایا ہوا تھا ترکی میں، وہ دیکھا. یہاں کی تاریخ، تہذیب، تمدن، فارس کی تہذیب، ترکی کی تہذیب، اناطولیہ کی تہذیب و تاریخ، تھریس، یورپ کیا ہے، بلغاریہ کیا تھا، کمیونزم کیا ہے، آرمینینز کیا ہیں، جارجین کیا ہیں، یہ الوی کیا ہوتے ہیں، بیکتاش کیا ہیں. یہ ترکی کی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ. یہ میں ساری وہ چیزیں اپنی کتاب میں محفوظ کر چکا ہوں. میں بڑی ہمبل انداز سے بات کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ارکریزی سے یہ کتاب لکھی ہے، میں ہوں جہاں گرد. اور یہ سفر نامہ ہے 1983 کا. اس میں کوئی حسیناؤں کی داستانیں نہیں ہیں، اور میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ کیسی کیسی حسینائیں تھیں. کچھ اور طرح سے ذکر ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ یہ اردو میں چھپنے کے بعد کم از کم 2 زبانوں میں ضرور چھپے. ایک انگریزی میں کہ انگریزی میں اس کو ترجمہ کیا جائے، دوسرا ہندی میں، تاکہ اس کو ہمارے خطے کے زیادہ سے زیادہ لوگ جان سکیں، پڑھ سکیں کہ میرے مشاہدات کیا ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے پہلی دفعہ یہ تجربہ کیا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ کامیاب ہوا ہوں کہ ناکام ہوا ہوں. سوشل میڈیا سے لے کے میں ہوں فروز الگوئندی تک. میرے کچھ دوست مجھے کہتے ہیں یہ اچھا نام ہے کسی پروگرام کا. تو میں بے نام آدمی ہوں. میں ایک ریچرڈ آف دا ارتھ جیسے وہ فرانس فینن کی کتاب ہے. ہم عام لوگ ہیں، ہم کسی صنعت کار کے جاگیردار کے بیٹے نہیں ہیں. مڈل کلاس ہے. اپنے علم کی اور محنت کی بنیاد پر آگے آئے ہیں. میں اپنے پاکستان میں اپنے دوستوں کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہی موٹیویٹ کروں گا کہ سب سے بڑی طاقت مڈل کلاس کے پاس اور ورکنگ کلاس کے پاس علم کی ہے، معلومات کی ہے. جتنا آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں اتنا انرچ کریں علم اور تعلیم سے، معلومات سے. یہ آپ کو بہت آگے لے جائے گی. شکریہ اور خدا حافظ.